अस्सलाम वालेकुम जी, आसिफ महमूद हाजिर खिदमत है। शाद खान अब्बासी साहब के दौर में एमनेस्टी आई थी, एक स्कीम आई थी, उसी शाम इमरान खान साहब जलवा अफरोज़ हुए टीवी चैनल्स के ऊपर, और जिस तरह बात करते हैं, ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं, ना बात करने के बाद भी नहीं सोचने का तकल्लुफ़ करते। उन्होंने कहा कि मैं अगर आ गया तो मैं ना सिर्फ इस स्कीम को अंडू कर दूंगा बल्कि मैं इस स्कीम को लाने वालों के खिलाफ मुकदमे कायम करूँगा। मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस शाद खान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ ये है कि हमारी ये स्कीम अगरचे पाकिस्तान की तारीख़ की कामयाब तरीन स्कीम थी, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने उसके ऊपर ये खुदकुश हमला ना किया होता तो ये और भी कामयाब होती। अब इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न लिया है, बल्कि यू टर्न तो खासा माकूल है, अब तो अबाउट टर्न लिया है और अब उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम दे दी है। वो एमनेस्टी स्कीम गालिबन मोटे भद्दे और गंजों की थी, और ये एमनेस्टी स्कीम शायद बहुत हैंडसम आदमी की है, इसलिए हमें इसके ऊपर बगलें बजानी चाहिए और हमारा डी चौक पर जाकर नचने को दिल करना चाहिए इस एमनेस्टी स्कीम पर। तीन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ बहुत वाज़ेह है, या ये बददियानत है, या ये नाअहल हैं, या इन्होंने अपोजिशन की जो दौर था वो इंतहाई गैर जिम्मेदारी से गुजारा, क्योंकि अपोजिशन के ज़माने में जो कहते रहे एक एक करके ये उससे फिर रहे हैं, उससे मुकर रहे हैं। अगर अब जो कर रहे हैं ये ज़रूरी है तो फिर उन्हें कम से कम ये मान लेना चाहिए कि हमने अपोजिशन के ज़माने में जो हरकतें की वो गैर ज़रूरी थी, गैर संजीदा थी, बचपना था उनमें, या हो सकता है कि उन्होंने उस वक्त भी ठीक किया हो, अब भी वो ठीक कर रहे हैं, और हमारे जैसे मेरे जैसे तालिब इल्म जो हैं वो थोड़े से जाहिल हैं, थोड़े से कम इल्म, वो चीज़ों को समझ ना पा रहे हैं। इसलिए आज कुछ साहिबान इल्म को मदऊ किया, उनसे हम सीखेंगे, समझेंगे। हमारा काम चूँकि तनकीद करना है, तनकीद हम कर देंगे, लेकिन हो सकता है हमारी तनकीद गलत हो, हम मेहमानों के सामने रख देंगे ये पूरा मामला, और फिर अगर तनकीद गलत हुई तो जैसे इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं ऐसे हम भी एक यू टर्न लेके सॉरी कर देंगे। मुसद्दिक घुमन साहब हमारे आज के पहले मेहमान हैं, साहिब इल्म आदमी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI पंजाब के। शमसुर रहमान सवाती साहब जो हमारे इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, और मुनीर अहमद साहब मईशत के एक्सपर्ट हैं, और उनके बाद है नईम गुजर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। मैं चारों मेहमानों को आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। मुसद्दिक घुमन साहब, उनकी एमनेस्टी में और आपकी एमनेस्टी में क्यों फ़र्क है? उनकी एमनेस्टी क्यों बुरी चीज़ थी? वो एमनेस्टी लाने वाले क्यों चोर थे, क्यों डाकू थे, क्यों लुटेरे थे, और ये एमनेस्टी क्यों अच्छी है और इसको लाने वाले क्यों बड़े नेक लोग हैं? ये समझा दें सर। हासिफ भाई, गुजारिश है कि एक सूरत ये है चीज़ों को देखने की कि हम इस तरह जो है वो माजी को सामने रखें और एक एक चीज़ को हम माजी के आईने में देखना शुरू कर दें कि आपने उस वक्त ये कहा था, अब आप ये कर रहे हैं, ठीक है जी, वो भी आपका हक है और वो पाकिस्तान के अवाम का हक है किस तरह सोचें, ठीक है जी। एंकर्स का हक है कि वो इस तरह हमें कंपैरिजन में लेके आए, मुकाबलतन पेश करें हमें। एक सूरत ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उसके तहत गवर्नमेंट क्या इकदाम उठा रही है, वो अच्छे इकदाम हैं या बुरे इकदाम हैं। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि आपको इस तरह देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की कॉन्स्टेंट्स क्या हैं मौजूदा इकनॉमिक सिचुएशन के अंदर, और गवर्नमेंट उन कॉन्स्टेंट्स को सामने रखते हुए पाकिस्तान की इकानमी को दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ाने के लिए क्या इकदाम उठा रही है। तो मैं एक तो ये गुजारिश करूँगा, ये जो एमनेस्टी के हवाले से देखें, इमरान खान साहब ने जो बयान कल दिया वो और आज के बयान को अगर मैं अपने दानिश में अपनी समझ के मुताबिक उसको इंटरप्रेट, यानी आप ये कह रहे हैं कि पोजीशन में सियासी प्रेशर के लिए ऐसी बातें हो जाती हैं, आज हमें उन बातों का हॉस्टेज नहीं रहना चाहिए, बल्कि आज हमें उससे कतई नजर वो करना चाहिए जो मुल्क के लिए जरूरी है। मैं इसको आप ये कह रहे हैं, मैं इसको इस तरह डिफेंड कतर नहीं करूंगा कि भी जो हमने कल कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, और आज अगर आप अगर कर रहे हैं उसके मुकाबले में तो वो आज भी ठीक कर रहे हैं, कल भी ठीक कर रहे थे, ऐसा मैं इसको इस तरह इख्तिलाफ वहां पे आता है कि उस हुकूमत ने भी तो जाहिर है मुल्क की बेहतरी के लिए एक डिसीजन लिया होगा ना, आपने उस हुकूमत को बिल्कुल कतई लहजे से ब्लास्ट कर दिया था। एक चीज़ पे या तो आप ये मान लें कि उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी थी, आप हुकूमत में पहली दफ़ा आए, आप चीज़ें ज़रा ज़्यादा खुल के आपके सामने आए, या आपको सब पता था और आप सिर्फ शरीका दियो, पंजाबी में कहते हैं शरीका ढा दो। आप कह सकते हैं जो आपने ये फरमाया ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुकूमत में आने के बाद आपकी ज़्यादा बेहतर होती है, आप कह सकते हैं इस हवाले से कि शायद पिक्चर इतनी वाज़ेह नहीं, यानी शायद खान अब्बासी की एमनेस्टी स्कीम ठीक थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वक़्त इमरान खान ने जिस तनाजुर में बयान दिया, देखिए खान साहब की जो सोच थी वो ये थी कि इन दो पार्टियों ने आपस में एहतसाब के अमल को आगे नहीं बढ़ाया, और अगर अभी चूँकि ये देखें ना आपके सामने इनके दावे थे, इनके वादे थे, ये कह रहे थे कि हम पेड़ फाड़ के तो लूटी हुई दौलत को बाहर निकालेंगे, लेकिन 5 साल दौर जो पीपल्स पार्टी का गुजरा और 5 साल दौर जो मुस्लिम लीग नून का गुजरा, अभी देखें कि एहतसाब के हवाले से इन दो जमातों ने कोई सिंसियर एफर्ट नहीं की, कोई कोशिश नहीं की।
इसलिए बदगुमानी बनती थी। बदगुमानी ये थी कि भी आपस में मुमकिन एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है सर कि आपका एहतसाब का अमल पूरे 9 महीने से अपने पूरी ताकत के साथ उसमें हुकूमत भी सामने है, मतलब उसके वज़रा भी जो है उसकी ज़द में आ रहे हैं, अपोजिशन के लोग भी उसकी ज़द में आ रहे हैं। और इस एहतसाब के अमल के बाद पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से एक मुतालबा ये सामने आया कि पब्लिक ऑफिस जिन लोगों ने होल्ड नहीं किया, क्योंकि इस मुल्क की इकॉनमी नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। इस मुल्क में आपको पता है कि ताजर भी जो है वो जो आम शहरी है, ताजर है जो कि कारोबार करता है, उसका कल्चर नहीं है, टैक्स का कल्चर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल तौर पे नहीं है। तो एक जो तजवीज़ थी वो ये थी कि इन लोगों को थोड़ी स्पेस दी, एक मौका दें। ठीक, एक मौका दें। ठीक नहीं, मुझे सब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, शायद आपको याद होगा आपके इसी चैनल पर आज के मौजूदा सिटिंग एमएनए उस वक्त हमारे साथ वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे अलीवान साहब। इसी प्रोग्राम आपने 2-3 महीने उनके साथ किया। बड़ी बुलंद बाग दावे उन्होंने किए कि जो नवाज शरीफ साहब, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे, वो कहते हैं कि ये चोरों और डाकुओं को सेव करने के लिए लेकर आया है। मैं आज वो अपना प्रोग्राम अगर क्लिप आपको मिल जाए तो यकीनन चलाइए। तो क्या आज जो स्कीम इमरान खान साहब ने दी है, तो क्या वो भी चोरों डाकुओं को सेव करने के लिए लेकर आए? एक बात को एडमिट करना चाहिए, और आपको मालूम है कि आपके इस प्रोग्राम में ही जो बातें मुस्लिम लीग नून की गलत थी वो मैंने एडमिट की कि यस उसको दुरुस्त होना चाहिए। देखिए हुकूमत का काम, ये अनहोनी किस दिन हुई थी? ये क्लिप तो मैं चलाना चाहूँ। जी बिल्कुल है, आप अपना रिकॉर्ड नहीं करवाइए। अलीवान साहब मेरे साथ बैठे थे, उसमें मेरे साथ एक और दूसरे मेहमान भी थे। दूसरी बात, आज बता दें मुस्लिम लीग नून की तारीख में क्या 1-2 गलतियां हुई थी, आज बता दें, मैं तारीख दुरुस्त कर लेता हूं। देखिए कोई भी अगर शख्स ये कहे ना कि हम बहुत अकले कुल है और हमसे गलती नहीं हो सकती, तो यकीनन वो गलत है। ये एमनेस्टी स्कीम ठीक दी है पीटीआई ने। एमनेस्टी स्कीम पीटीआई ने हमारी कॉपी की है। अच्छा किया ना, बिल्कुल अच्छी चीज की है। देखिए कल वही इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि ना कि ये जनाब चोरों डाकुओं को सेव करने के लिए दिया है। तो मैं आज आपके टीवी चैनल के तवसत से, मेरे भाई डिप्टी सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इनसे ये पूछूंगा तो फिर इमरान खान साहब ने किन चोरों डाकुओं को सेव करने के लिए इमरान खान ने तो ताजरों को नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में उनको एक रिलीफ देने की कोशिश देखिए तो क्या आपने चोरों को रिलीफ दिया था, उन्होंने ताजरों को रिलीफ दिया। फर्क तो है ना सर। देखिए वो कह रहे हैं आपने चोरों डाकुओं को रिलीफ दिया था, हमने ताजरों को रिलीफ दिया। इनके ताजिर जहांगीर तरीन साहब हैं, इनके ताजिर, इनके जो तमाम दाऊद साहब हैं, जो इनकी तमाम एक टीम बैठी हुई है। दूसरा देखिए ना कि इकोनॉमी की बातें करते थे कि हम, आज उन्होंने पूरा मुल्क IMF के हवाले कर दिया। ये कहते थे कि हम 200 अरब डॉलर पाकिस्तान लेकर आएंगे। अब तो छोड़े 200 अरब डॉलर इन्होंने क्या पाकिस्तान लेकर आने हैं जनाब, अभी तो पूरा का पूरा पाकिस्तान इन्होंने उनके हवाले करके रख दिया है। वो कहाँ गए इनके दावे? देखिए अपोजिशन पे खड़ा होना, चीखना चलाना एक बहुत आसान सी बात है, लेकिन हुकूमत में आकर डिफेंड करना, डिलीवर करना, देखिए ये 9 माह की हुकूमत, ये वाहिद पाकिस्तान की हुकूमत है जो बदतरीन फेलियर का सर शिकार है। ये वो वाहिद हुकूमत है जो कहते थे हमारे पास 200 लोगों की टीम है, हम आएंगे। क्या हुआ असद उमर का? असद उमर 8 महीने के अंदर ही फेलियर हो गया। क्या हुआ फिर आपको जरदारी साहब का डॉक्टर हफीज शेख को लेके आना पड़ा? क्या पड़ा आपको? साथ है कि थोड़ा सा मुझे ब्रीदिंग स्पेस देते हुए मैं सवाल इनको जवाब देने दीजिएगा। आपका तो नॉलेज बहुत अच्छा है, मुझे नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं तो सवाल पूछता हूं। आपकी यकीनन नॉलेज अच्छा है। मेरे ख्याल है आगे बात करूंगा। देखिए हुकूमत चलाना जवाब काम नहीं है, ये वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की जो इन्होंने आगे पीछे से इकट्ठे किए। और इन्होंने फिर टीम कौन सी थी इनकी हमने टीम अपनी साइड पर रख दी। ठीक है, उसकी ऊपर बात करते हैं। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, वो साफ और शफाफियत इनकी कहां पर? उसके ऊपर सर बात, मैं सर आपको पूरा सर इसी में उलझ जाएंगे, आपकी तरफ आएंगे फिर। शमसुर रहमान सवादी सर, आप तो चूंकि ना इधर की है ना उधर की है कि न्यूट्रल बात करेंगे, एमनेस्टी स्कीम जरूरी थी वाकई इन हालात में? देखें जी, मसला ये है कि हमारे मुल्क में 72 साल से यही है कि फ़लाँ को रिलीफ दें, फ़लाँ को। जो मुराद याफ्ता तबका है, जो अशराफिया है, जो लूटर है, जो काला धन कमाता है, उसको रिलीफ देने में हमने मुल्क को तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज एलानिया नहीं है तो गैर एलानिया तौर पर हम दिवाली हो गए हैं। बुरे हालात मईशत के 147 रुपये आज डॉलर है। मेरा ये ख्याल है इकानमी के ऊपर माहिर इससे इत्तेफाक करेंगे या नहीं। जितना हमने कर्ज लिया है वो कर्ज अगर इस वक्त 30% है मेरे अंदाजे के मुताबिक, तो 70% उसमें वो हिस्सा है जो रुपए की कदर में कमी की वजह से हुआ है। और इसमें कोई तफरीक नहीं है 72 सालों में। जो तब्दीली नहीं चाहते थे, जो एशियन टाइगर बनाना चाहते थे, उनका भी यही हाल था।
जो इस जिनका रोटी कपड़े मकान का दावा था उनका भी ये हाल था और मौजूदा का भी हाल है। और मौजूदा तो खैर एक जो पीटीआई की हुकूमत है वो तो एक हुसैन इम्तिजाज है, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, परवेज मुशर्रफ, कौमी हुकूमत बन गई है, कौमी हुकूमत बन गई है। तीनों का मजमूआ है, सारा एक्सपीरियंस, सारा कौमी पार्लिमानी सदारती निजाम आ गया, सारा तजर्बा इकट्ठा हो गया है। और मेरे नून के भाई कह रहे हैं कि IMF के हवाले कर दिया है। आपने भी IMF के हवाले किया था, पीपल्स पार्टी ने भी IMF। शमसर मरसवाती साहब जब मजलिस अमल की हुकूमत थी या उसके बाद जब PTI की हुकूमत थी और सिराजुल हक साहब वजीर ख़जाना थे, उस वक्त जो वजीर ख़जाना बजट बनाया करते थे उसमें IMF का लोन नहीं होता था और वो पूरा गैर सूदी हुआ करता था, या सिराजुल हक साहब भी हिसाब करते थे कि सूद की इतनी % इधर रखनी है, IMF से इतने पैसे लेने। सिस्टम ही सर यही है, तो फिर ये तनकीद तो नहीं बनती ना। जो MMA की हुकूमत थी वो कौमी सतह पर नहीं थी, नहीं, मैं प्रोविंशियल बजट की बात कर रहा हूँ। जो पॉलिसी में मैटर चीज़ें हैं, जो IMF और उसकी डीलिंग होती है वो तो मरकजी हुकूमत करती है, वफाकी करती है, सूबाई तो नहीं करती। ठीक, सूबाई हुकूमत का ये दायरा इख्तियार नहीं है। वो सूबाई हुकूमत थी और सूबाई हुकूमत में जो हमारा बजट है हम उसमें कह सकते हैं कि वो 3 हिस्सों में था। और ये बड़ा मौका आपने मुझे दिया है कि देखें ना, इस वक्त KP में PTI की 2/3 अक्सरियत से हुकूमत है, उसकी पिछली हुकूमत में हम शामिल थे और 3 वज़रा थे हमारे। उस हुकूमत की एक रेपो थी और उस रेपो की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ने गेन किया पूरे मुल्क में, और KP में 46% 47% तक उसकी जो है वो पॉपुलरिटी हुई। और वो आज वही लोग हैं, वो क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे, KP में भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो हम ये कहते हैं कि जो हुक्मरानी है ये दयानत से, अमानत से, सलाहियत से, डिवोशन से। इनमें ये चारों खूबियां नहीं है मरकज में, अमानत, दयानत। देखें जी, मैं कोई ब्लेम गेम में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अहलियत जो है ना उस पर सवाल उस पे तो सवाल का जवाब भी आ गया ना जी। ये जवाब है ना, आज जो सूरत हाल है इस वक्त मईशत की, या सिर्फ मईशत की नहीं है, बाकी गवर्नेंस का भी हाल देखें। ठीक, मुनीर साहब अब आप जरा टेक्निकली समझाइए, क्या एमनेस्टी स्कीम नागुज़ीर हो चुकी थी? एमनेस्टी स्कीम इन इटसेल्फ एक अच्छा ऑप्शन है या गलत ऑप्शन है? कल को इमरान खान एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद कर रहे थे, वो रवैया गलत था, या आज एमनेस्टी दे रहे हैं ये रवैया गलत है? देखिए, इलेक्शन से पहले तो ज़ाहिर बात है, अगर आपने किसी भी पार्टी ने वोट लेना है तो वो ज़रूर कहेगा कि मैं आके चेंज करूँगा, तभी वोट दिए जाते हैं। वोट देने से पहले अगर कहा जाए कि मुझे वोट दे दें, पता नहीं मैं कुछ कर सकूँ ना कर सकूँ, तो पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता, आपको वादे करने पड़ते हैं। लेकिन जिस वक्त गवर्नमेंट में आते हैं तो चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये बात सही है कि वो जिस वक्त उन्होंने सिचुएशन देखी तो मेरे ख्याल से ये एक इनएविटेबल स्टेप ज़रूर था, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे फैक्टर्स, इस वक्त ICU लिटरली ICU के अंदर ही है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर आप सिर्फ एक सिर्फ मिसाल से अगर मैं समझाना चाहूँ तो $100 अरब तकरीबन हमारा एक्सटर्नल डेट है, और जब डॉलर 120 था और आज अगर डॉलर 146 है तो इसका इम्पैक्ट 2600 अरब रुपए है, जो कि दामीर भाषा की कॉस्ट से बहुत ज्यादा ऊपर। एक दिन में डॉलर 5 रुपए ऊपर चला गया, ये कितना बढ़ गया? नहीं, डॉलर तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं तो आपको नहीं, मैं आज की बात कर 24 आवर्स में डॉलर, वो तो डिमांड सप्लाई। देखिए मार्केट में तो डिमांड सप्लाई कर्ज बढ़ा आपके ऊपर, 6 रुपए डॉलर। देखिए 6 रुपए डॉलर अब रफली अगर हिसाब लगा लें तो 20 रुपए का अगर इम्पैक्ट 2600 है तो 10 रुपए का इम्पैक्ट 1300 अरब होगा, 5 रुपए का इम्पैक्ट 750 अरब है। तो ये तो बड़ा एक क्राइसिस सिचुएशन है। आपने पूरा अरसा लगाकर डैम के लिए पैसे इकट्ठे किए, इमरान खान साहब की हुकूमत ने 24 घंटों में पूरे कर दिए। देखिए वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डॉलर के राइज और फॉल का तो बहुत सारी रीजंस है ना। एक इंपोर्ट्स का ज्यादा होना, एक्सपोर्ट्स का कम होना, वो 8-9 महीने के अंदर तो नहीं हुआ, वो तो एक बिल्डअप हुआ है। वो एक बिल्डअप है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, और ये हिस्टोरिकली अगर विदाउट यानी किसी एक क्राइसिस में कितने % इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जिम्मेदार है? देखिए, एक तो अगेन मैं ये कहूँगा कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि फौरी फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स तो उन्हीं की गवर्नमेंट है, तो एटलीस्ट कुछ डिसीजंस ऐसे ज़रूर हो सकते हैं। देखिए जैसे इंपोर्ट्स हैं, कुछ नॉन एसेंशियल आइटम्स है, उसकी इंपोर्ट्स तो बंद की जा सकती है ना, वो तो एक पॉलिसी डिसीजन है। ठीक है, हम कह सकते हैं जी एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री लगे, मुल्क में प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो, डॉलर मुल्क के अंदर आए, तो वो तो दैट टेक्स टाइम। लेकिन कुछ आपको फौरी मेजर्स, सर्जरी के मेजर्स करने होते हैं। जब ट्यूमर हो तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ती है, तो सर्जिकल मेजर्स में आप कुछ इंपोर्ट आइटम्स जो कि अननेसेसरी हैं या जो मुल्क में पाकिस्तान में बन रहे हैं उसको तो बैन कर सकते हैं, ताकि डॉलर का आउटफ्लो एक तरह से रुके।
फिर इस तरह से जो लोग ट्रैवल करते हैं मुल्क से बाहर, उन्हें $10,000 ले जाने की इजाज़त है, वो लिमिट भी कम हो जाए। 3,000 कर रहे हैं शायद। अब वो तो बहुत अच्छी बात है अगर हो जाए, क्योंकि इस वक्त उस तरह की मेजर्स की ज़रूरत है कि जहाँ पे एक इमीडिएट आपको एक इमीडिएट सर्जरी भी करनी है। वो एक्सपोर्ट्स का बढ़ना, रेमिटेंसेस का ज़्यादा आना, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसमें टाइम अपने लगेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत ने क्या कुछ किया? जिन एक्सपोर्ट्स के आप तो बहुत अच्छा जानते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारी तो एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ गई और कास्ट बढ़ गई, कुछ और टैक्सेस लगा दिए गए। हमने बाहर लोगों के साथ कमिटमेंट किया हुआ था कि 3 साल आपको ये चीज़ सप्लाई करेंगे। अब हमने उन्हें कहा कि रेट्स हम रिवाइज़ करेंगे, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा अगर आप रेट्स रिवाइज़ करेंगे तो हम आपको ब्लैक लिस्ट करवा देंगे। खैर वो कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया इधर उधर जा चुके हैं। तो आप जब बिजली महंगी कर दी, जब आपने गैस महंगी कर दी, तो आपने तो अपनी एक्सपोर्ट को तो खुद गला घोंट दिया। देखिए गवर्नमेंट इस वक्त कैश स्टार्व्ड है ना जी, मतलब इस चीज़ को तो बहरहाल मानना पड़ेगा। कोई भी इस वक्त हुकूमत हो, चाहे PTI है, चाहे PMLN हो, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो तो बहुत बहुत ज़्यादा सिवियर हैं, और उससे ज़्यादा सिवियर है जितनी लोगों को पता है, उससे ज़्यादा सर्कुलर डेट है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिस्कशन ही नहीं होती। पार्लियामेंट में उन चीज़ों पर डिस्कशन होनी चाहिए, वो मेरे ख्याल से अगर बेसिक अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपोर्ट्स की आपने बात की, देखें वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग एक बिजनेस हैज़ इंक्रीज्ड, तो वो जब बढ़ जाएगी तो फिर हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि दुबई और ऐसे ममालिक में पाकिस्तान का बासमती चावल इंडियन उस लिफाफों में पैक होकर एक्सपोर्ट होता है, बनता पाकिस्तान में, लेकिन वो ले लेते हैं। तो अगेन पॉइंट ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिलते जा रहे हैं, चावल हमारा है और वो ब्रांड एज एन इंडियन। एक और चीज़ के ऊपर टेक्निकल रहनुमाई कर दें कि IMF से जो हमने साहब बुलवाए वो ज़रूरी था, अफादियत है उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो दुरुस्त हो रही है, या वो एक सियासी रेटरिक है कि क्यों बेच दिया, IMF को गिरवी रख दिया, फलां कर दिया, जैसे PMLN कह रही थी? मैं इस सवाल से पहले एक छोटा सा नुक्ता जो मेरे ख्याल से अहम है वो बयान करना चाहूँगा। देखें, एक तो पहली चीज़, अगर मैं आपको 3 स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि जी हमारा एक्सटर्नल डेट है 100 बिलियन, फिर मैं आपको कहूँ जी हमारा GDP जो है वो 34 ट्रिलियन है, फिर मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये भाषा डैम की कॉस्ट 19,000 मिलियन है, तो ये कन्फ्यूजिंग से नंबर्स हैं। इंडिया के अंदर वो ये करते हैं कि करोड़ में बात करते हैं, 500 करोड़ का डैम है, ये 100 करोड़ का डैम है, कंपैरिजन आसान होता है। हमने इतनी सिंपल सी चीज़ के अंदर 6 डिफरेंट फिगर्स, कहीं डॉलर में, कहीं मिलियन में, कहीं बिलियन में, कहीं ट्रिलियन, आम आदमी को पता नहीं चलता। मैं भी जब कभी इसके ऊपर लिखूं मुझे कैलकुलेटर साथ रखना पड़ता है, ये क्या मुसीबत है? कैलकुलेटर जीरो गिनने पड़ते हैं, ये बिलियन को बिलियन में कन्वर्ट करना है। मैं प्रोग्राम से आने से पहले ये हर दफा जब ये जरूरत पड़े तो देखना पड़ता है कि बिलियन का मतलब क्या है यार, इक्वल टू क्या है, बिल्कुल ऐसे ही हर दफा चेक करना पड़ता है। मैंने एक्सेल शीट पे बकायदा मैं डॉलर के इम्पैक्ट स्टडी कर रहा था कि कितना इम्पैक्ट होगा प्रोग्राम पे आने से पहले, तो मैं एक्सेल पे कर रहा था। तो अगेन वो इतना कंफ्यूजिंग है। इंडिया के अंदर वो एक टर्म यूज करते हैं करोड़ में बात करनी, ये डॉलर कितना नीचे जा चुका है? इमरान के आने से तो एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, मतलब 25 रुपए तकरीबन 20 रुपए तो बढ़ा है। तो इमरान खान के इस 20 रुपए बढ़ने से कौमी मजमूई कर्ज में कितना इजाफा हो गया होगा? हमारा अब आप करोड़ों अरबों में बताएं, मिलियंस में मत जाएं। देखिए जो हमारा तकरीबन जो GDP है वो बनता है 3400 अरब, ठीक है, पाक रुपीज़ में बात करते हैं। 3400 अरब हमारा GDP है, और जो हमारा डेट है वो तकरीबन 3000 अरब, तो 86%। नहीं, ये मैं आपको अच्छा मुझे पता था कोई अगर इसको रिफ्यूट ये डेट पॉलिसी लेके आया। देखिए हम तो बात सुने, हमें मुनीर साहब का हमें पता है, मैं आपको जानता हूँ इसलिए मैं आपको रिबट नहीं कर रहा। जब मुझे प्रोग्राम को जमाने में जो बढ़ा ना ये इसके कदर की कमी की वजह से वो 700 अरब। सदीक साहब वो कह रहे हैं कि आपने, अच्छा आप चले, मैं आप जो जवाब देना चाह रहे हैं वो आपकी पहले बात का जवाब दे ले, फिर मैं आपकी तरफ। सब्र करें जी ठीक सर, गुजारिश है। पहली बात तो खुशी की बात ये है तमाम दोस्तों को इस बात से इत्तेफाक हुआ है कि एमनेस्टी स्कीम जो है पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत थी, ठीक है जी, सबका इसमें इत्तेफाक है। किसका इत्तेफाक हुआ है इसके ऊपर? वैसे आपका हुआ सर, आपका हुआ, आपने मेरी ओपिनियन पूछी थी, आपका मुनीर साहब आपका हुआ, आपने ओपिनियन पूछा, मैंने राय दी अपनी। देखें जी, किसी का इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे साहब, आप दिन दिहाड़े तो नहीं कह सकता, लेकिन मतलब सामने यही तो इनका कमाल है, इनसे पूछे ना सामने पड़ा नहीं पानी है, कहेंगे नहीं पानी तो नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं। सवाती साहब से इबादत के साथ इस बात पे तमाम दोस्तों ने अपनी राय दी है। देखा ना, गुजारिश है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मेरे लिए बायसे बताने ये बात है कि बैसियत है पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को इसका एहसास ज़रूर है कि इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी इस वक्त मतलब अच्छी नहीं है, ठीक है।
और इसका कोई मलबा किसी एक ने किसी एक हुकूमत में भी नहीं डाला और ना कोई डाल सकता है। उसकी वजह यह है कि ये मुसलसल एक अमल है जो पहले से चला आ रहा है, और आपके 9 महीनों में तहरीक इंसाफ ने कोई बेड़ा गर्क मैशत का नहीं किया ना, तो आपको मतलब एक मुसलसल अमल है। अच्छा, मैं इसका जवाब मैं भी जो गुजर साहब की बात पे आता हूँ। देखिए, हमारा दावा ये नहीं था कि हमारे पास बड़े आपने कहा था हमारे पास टीम मौजूद है, आपके पास टीम मौजूद है, आप 90 दिनों में सब कुछ कर देंगे, आप खुदकुशी अल्लाह ना करे आप कर लें। आपने इसका उस दावे की तरफ आ रहा जो कि मियां नवाज शरीफ ने दावा किया था। सर मियां नवाज शरीफ को तो लोगों ने ठुकरा दिया कि कोई झूठ बहुत बोल रहे थे। आप अपनी बात करें। मैं सिर्फ ये इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जब ये एक्सपीरियंस लोगों की टीम, तजर्बाकार लोगों की टीम पाकिस्तान को जिस हालत में छोड़ गई मैशत को, इन्होंने जितना कर्जे लिए, बार बार इमरान खान भी कहते हैं कि हम इसको रिपीट करेंगे, ये 14,000 से 29,000 अरब रुपए में ये कर्जे छोड़ के गए। सर्कुलर डेट जो है 400 अरब रुपए सर्कुलर डेट जारी कर दिया कि हमने ये काम किया। सर वो अभी उस पर आते हैं। 400 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, और जब ये छोड़ के गए तो 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए। और इन्होंने जिद करते हुए बजट भी बनाया आपके साल का। पहले आप अभी इनके माली साल के बजट पे चल रहे हैं, ऐसा ही है ना सर? आपको किसने इख्तियार दिया था? आपको इतनी बेताबी क्या थी कि आप जाते हुए ये सब कुछ करके? सर मैं तो समझता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी खराबी की बुनियाद आप रख गए। बिल्कुल, ये तो हमें कहते हैं कि नहीं खराब है, इसके कहने आप उनका बजट आप बना के चले गए। लेकिन शुक्र है इनका, हमने जो बजट बना दिया। अगर ये बजट बनाते तो कहते थे ना, ये इमरान खान साहब कहते थे मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं तुम्हारी चीखें निकालूंगा, तो ये देखिए पूरी आवाम को रुला भी रहे और भरपूर। वो आपको कहते थे, आवाम को नहीं कहते थे, वो आपको कहते थे। जिनको सुन ली ना उन्होंने, वो रुला भी रहा है और वो चीखें भी ठीक तरीके से निकाल रहा है। दूसरा, आपने मेरे भाई से बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि जनाब खान साहब के ऊपर इनका बजट, वो जो वजीर खजाना लेकर आए तो वो ठीक है, या जो भाई बात ये है कि वो कहते हैं ना कि दूध की रखवाली पर बिल्ला बिठा देना, तो इस मुल्क के साथ ऐसा ही हुआ। आप कैसे कह सकते हैं कि एक शख्स जिस 1993 में 1993 में IMF की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप कभी नहीं कहते IMF के बारे में। हमने इनकी तरफ शोर शराबा तो नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर बनाएंगे याकूब साहब को, मुझे पूरा नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा, बेनजीर भुट्टो के दौर में, और वो मियां नवाज शरीफ के दौर में भी 97 से लेके 1999 तक जो है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर रहे। ठीक है, IMF के थे जी, IMF के थे। मियां साहब के दौर में गवर्नर, मियां साहब के दौर में, मियां साहब के दौर में IMF का बंदा कैसे रह सकता है? क्या बात कर रहे हैं? क्यों जी? आदमी बैंक से रहे हैं, बाहर रहे हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सोच लीजिए, मेरी एक बात सुने। महज IMF का बंदा आ जाना, ये तो कोई नवाज शरीफ आदमी बैंक में थे, मुशर्रफ के दौर में मुझे जवाब देने दीजिएगा। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब के दौर में वो रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब के दौर में मैशत के हालात बुरे नहीं थे। आपने अपना वजीर खजाना असद उमर क्यों उठाया? कहते हैं तो वो पार्टी में सेकंड रैंक पे था। अगर देखा जाए इमरान खान साहब के बाद दूसरा नंबर असद उमर साहब का था। तो क्या हुआ? आप कहते थे असद उमर साहब आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में मफरूर तो नहीं करवाया ना किसी मुजरिम को? सर नहीं कर सका, हटा दिया। जो प्राइम मिनिस्टर के तैयारे पर मफरूर हुए ना, उन्होंने इस मुल्क की इकोनॉमी को संभाल के रखा। उन्होंने इस मुल्क पे डॉलर की कीमत को बढ़ने नहीं दिया। देखिए, उन्होंने डॉलर की कीमत को कंट्रोल रख के दिया, और वो यही वजह है कि मीडिया पर उनका इंटरव्यू भी नहीं होने दिया जाता। बड़ी बड़ी वजूहत है, इनकी बड़ी वजूहत है। आज भी साहब डार साहब कहते हैं कि मुझे दिया जाए और मैं इस मुल्क में डॉलर को उस पुरानी कीमत पर वापस लेकर आऊंगा। यही साहब डार साहब की स्टेटमेंट है। इन्होंने जो डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया, उसने मैशत को तबाह किया। हैंडलिंग है, लेकिन पेपर करेंसी है ही सारी मसनूई चीज। पेपर करेंसी इटसेल्फ मसनूई चीज है, सर उसे कंट्रोल कर लेना। सर आप बताइए, अगर इसाकदार ने कोई मसनूई तरीका इख्तियार करके डॉलर को बढ़ने से रोके रखा, तो मैं एक तालिब इल्म के तौर पर जो मैशत को नहीं समझता, मैं ये सोचता हूँ कि पेपर करेंसी सारा एक मसनूई निज़ाम है। अगर उन्होंने रोक लिया तो उसमें क्या हर्ज किया? अच्छा किया, रोक लिया, कर्जे तो नहीं चढ़ा। ये कहते हैं कि नहीं उसने तबाही किया, आप क्या कहते हैं? देखिए, एक सिंपल सी किसी भी चीज़ की प्राइस डिटर्मिन होती है डिमांड और सप्लाई से। आज रमजान है, नींबू की डिमांड है, उसकी प्राइस वाली बात आप नहीं सर, मैं फ्रूट चाट लेने जाएंगे। नहीं, मैं फ्रूट चाट में इस पे बेसिक पे आ रहा हूँ कि जिस वक्त चीज़ की डिमांड होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो प्राइस कम हो जाती है। तो डॉलर की जो हमारे मुल्क में जो सप्लाई आती है वो 3 तरह से आती है। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो 20 अरब डॉलर भेजते हैं साल में, तकरीबन 24 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो आती हैं। तो ये तकरीबन 44 से 45 बिलियन डॉलर हमारे मुल्क में आता है डॉलर की फॉर्म में। जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 60 बिलियन डॉलर है।
ठीक है, वो उसकी वजह से एक नेट हमारा शॉर्टफॉल। अगर अपनी इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर ले तो बेहतरी है। तो इंपोर्ट्स को कंट्रोल करें, लेकिन जो इनकी जो PMLN के गवर्नमेंट में, वो मैं अगेन गवर्नमेंट को नहीं एट्रीब्यूट करना चाहूँगा, मैं उस टाइम पीरियड की अगर बात करूँ, गुज़श्ता कई सालों में CPEC के पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स लगे हैं। CPEC लोन है, कोई ग्रांट नहीं है। जब प्रोजेक्ट्स लगे तो लोन मुल्क में आया, लोन आया तो डॉलर का इनफ्लो भी साथ आया। तो उसकी वजह से अगर इनफ्लो आएगा तो नॉर्मली जाहिर बात है फिर वो स्टेबलाइज तो होना है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम अब शुरू होगा क्योंकि जो लोन्स हैं ये आपने वापस अभी प्रॉब्लम मजीद बढ़ेगा या वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर कहां तक जा सकता है? डॉलर्स तो की जो प्रोविजनिंग कुछ जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ने तो 180 पे भी की हुई है, 170 पे भी की हुई है बाकायदा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे डॉलर अगर 180 पे चला जाता है तो कितने परसेंट लोग आपके मजीद खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे? बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डेवेस्टेशन है जी। ये तो बड़ा इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी तरह से भी इंपोर्ट्स को रैशनलाइज किया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़े, कॉस्ट ऑफ डूइंग, ये तो वॉर फुटिंग बेसिस पे होना चाहिए और एक नेशनल कंसेंसस के साथ, बिकॉज लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। तो ये तो एक नेशनल इमरजेंसी, ये वो जंग नहीं है जो बॉर्डर पे लड़ी जाए। ठीक है, मैं शमसुर रहमान साहब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 2 साल पहले की फिगर है कि कौमी असम्बली के एक दिन के इजलास के ऊपर 257 लाख रुपया खर्च होता है, अब तो 400 लाख हो चुका होगा। उसमें सिवाय जुगतें, गालियाँ, एक दूसरे के ऊपर बाजारी फिक्रे कसने, इसके अलावा हमने कभी नहीं सुना सच्ची बात है कुछ संजीदा गुफ्तगू हो रही है। तो जो पोलिटिकल लीडरशिप है इसका भी तो फेलियर है ना, तनकीद करने तो सब आ जाते हैं। प्रोफेसर खुर्शीद साहब जमात इस्लामी के आखिरी दानिश्वर थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी करे। उसके बाद हमें नहीं पता कि जमात इस्लामी में कोई मीशत की टीम कौन सी है, हमें नहीं पता PMLN में कौन सी एक शेडो कैबिनेट होती है सर, कोई रिसर्च हो रही होती है, कोई मुतबादिल चीज़ें सामने आ रही होती हैं। टॉक शोज़ में जो गुफ्तगू होती है इसका तो इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, तो डुगडुगी बजती है सर शाम में, माफ़ी चाहता हूँ। वो जो संजीदा एक डिस्कशन जिसमें एक पोलिटिकल पार्टीज़ का एक इंटेलेक्चुअल इनपुट आना चाहिए था, वो तो मिसिंग है। सर बात यह है ना कि पार्लियामेंट का एजेंडा तो गवर्नमेंट सेट करती है ना। कोई भी देखें, हम मईशत पे बात कर रहे हैं, मईशत जो है वो उस वक्त तक हमारी दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक हम खुद इंसारी की तरफ नहीं जाएंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी एग्रीकल्चर को ठीक नहीं करेंगे। तो कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो हमारे पार्लियामान ने नहीं दिया आज तक, इसलिए कि किसी भी हुकूमत ने किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर गई नहीं। सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो हो जाती हैं, और वो भी पार्लियामान तो नहीं सोचती, वो तो पीछे बैठ कर कोई और सोच रहा होता है। तो हकीकत ये है कि ये फेलियर जो है ना वो हमारा जो आपने प्रोफेसर खुर्शीद साहब की बात की, जमात इस्लामी तो इस वक्त तक भी इस हुकूमत कोई इकोनॉमिस्ट बता दें प्रोफेसर खुर्शीद साहब के बाद, जमात इस्लामी खुर्रम मुराद साहब के बाद कोई अहले इल्म बता दें, और खुर्शीद साहब के बाद कोई मईशत का माहिर बता दें। सरफराज अहमद खान साहब जमात इस्लामी की जो इक्तिसादी कमेटी है, जमात इस्लामी की मरकज़ी शूरा की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके सदर हैं और FBR के वो मेंबर रहे हैं, और मईशतदानों की पूरी टीम है उनके साथ। और हम 2 कॉन्फ्रेंसें इस अरसे में PTI के इस गवर्नमेंट के अरसे में 2 कॉन्फ्रेंसें मईशतदानों की कर चुके हैं, और जिन्होंने अपनी सिफारिशात दी हैं बाकायदा हुकूमत को कि भाई इसको इस चीज़ को इस तरह हैंडल करें। तो ये बताइए कि सियासी सवाल है, ईद के बाद PMLN और नवाज शरीफ साहब ने भी अलाउ कर दिया अपने कारकुनान को, ये तस्दीक कर देंगे, और जरदारी साहब और फजल रहमान साहब तो खैर वैसे ही तुले बैठे हैं कि ईद के बाद क्या अभी अगली कल की इफ्तारी इस्लामाबाद करते हैं। तो जो महंगाई का तूफान आ रहा है, इसमें ये जमातें कोई सियासी तहरीक खड़ी कर सकती हैं, और जमात इस्लामी कहाँ खड़ी होगी अगर कोई तहरीक का माहौल बनता है? जमात इस्लामी ने तो उनसे पहले ही ऐलान किया है कि हम ईद के बाद जो है ना ये IMF और ये जो मौजूदा सारी सूरत हाल है मईशत की और गवर्नेंस की, इसके ख़िलाफ़ अपने मूवमेंट चलाएंगे। लेकिन हम किसी ऐसी मूवमेंट का ऐसा नहीं बनेंगे जो इस मुल्क पर नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी को दोबारा मुसल्लत करे, क्योंकि आज अगर कोई ये फसल ये कौम काट रही है तो ये माजी के 72 साला तर्ज हुक्मरानी की फसल है। इसमें बिलाशुबा हमारी मौजूदा हुक्मरानों की नाअहलियत भी शामिल हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि ये माजी के हुक्मरानों की वो बोई फसल है कि जिन्होंने अपने ऊपर इन्हिसार नहीं किया, जो वर्ल्ड बैंक और IMF और आलमी इदारों के उस पर करते रहे, और पॉपुलर जो फैसले करने की भाई इसको रिलीफ देना है, इसको रिलीफ देना है, इसको रिलीफ देना है, कौम को रिलीफ देने का कोई किसी ने नहीं सोचा। खते गुर्बत से 30% इस वक्त हमारे लोग खते गुर्बत पे हैं और 50% रिस्क पे हैं, और वो एक खत्म हो गया, एक दिन में $5 का वो फर्क होता है। डट के खड़ा है आपका कप्तान, आपने घबराना नहीं है। हकीकत ये है कि सबको नीचे जोड़ गया वालों से तो मैं ये पूछूंगा, आपने जो टैक्स देखे ना जी, एक तो टैक्स नेट का कहा था कि हम बढ़ाएंगे, कोई नहीं बढ़ा टैक्स नेट।
अब भी बजट में ये है कि जी 5200 या 5300 अरब का बजट पेश करेंगे। और सर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आप फिर मेरी चमड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रेन पे थोड़ा टैक्स लगाना है। मैक्सिमम हमने टैक्स कलेक्ट किया वो 4200 है ना, तो अब ये कैसे करेंगे? या क्या इन्हीं टैक्स दहंदगान पर टैक्स कर देंगे या टैक्स नेट में नए लोगों को लाएंगे? हकीकत तो ये नहीं, एक मेरी और बात, जो असल बात है कि जो जनरल सेल्स टैक्स है, जो यूजर से लेते हैं, जो आम आदमी से लेते हैं, जो जिसकी 100 रुपए दिहाड़ नहीं है, जिसकी 50 रुपए दिहाड़ नहीं है, वो बेचारा किस तरह जिएगा? कितनी ये बेहुदा पॉलिसी है, माफी चाहता हूँ सख्त लफ्ज बोल गया हूँ, कि एक मस्कीन गरीब आदमी पुरानी मोटरसाइकिल पे गया, उसने लीटर पे उतना ही टैक्स देना है। एक BMW पे दंदनाता हुआ आया, उसने भी उतना ही टैक्स देना है। चोई साहब ये कौन सा एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाक, आपने तो एक नहीं 5-7 बना दिए। सर इसमें देखें मेरी अपनी जो ओपिनियन है सेल टैक्स के हवाले से, खास तौर पर सेल टैक्स एक ऐसा अंधा टैक्स है जो कि नहीं देखता कि उसको वो जो दे रहा है पैसे, वो अमीर आदमी है या गरीब आदमी। कौन सा टैक्स 6/6 है ये बता दें? इनकम टैक्स, ज़कात, मतलब आपका इनकम टैक्स, इनकम ज़कात जो यकम रमज़ान को कटती है, और उसके बाद सिंध के अंदर पता ही नहीं है कि वो सिंध बैंक में 4 महीने क्यों पड़े रहे अरबों रुपए, और किसने सूद खाया। ऑडिटर जनरल चीख रहा है कि वो सूद की रकम वापस कर दो जो ज़कात पे खाई है आपने। अच्छा अभी देखिए इस तफसील में मत जाए, 6/6 तो ना कहे ना सर मैं वैसे आपकी पंजाब असेंबली में सर आपकी सूबाई ज़कात और उशर के वजीर ने कहा कि नून लीग के 10 सालों का ऑडिट करवाएंगे, इन्होंने सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ज़कात के पैसे को बर्बाद किया है। अच्छा मैं इस पे आप 6/6 कैसे कहते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने पूछा है कि टैक्स कौन सा बेहतर है, बेहतर है टैक्स आपके लिए। देखिए जी टैक्स आपके जो टैक्स जो है ना जो तफरीक कर सकता है, वो टैक्स वही है जो इनकम टैक्स है, उसको आप ज़कात का नाम दें या इनकम टैक्स का नाम दें, आपकी इनकम पे टैक्स होना चाहिए। अच्छा अब रियासतों में ये सेल्स टैक्स है और दीगर लेवीज़ हैं, आपकी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है जी, एक्साइज ड्यूटी है, अच्छा बहुत मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं। अर्ज करने का मकसद ये है कि रियासत जो है वो इससे पैसे इकट्ठे अपने करती है, और उसमें देखें ना मेरी बात सुने, अभी कहाँ जाते रहे ये सवाल है? इस 70 सालों में कहाँ जाते रहे? टैक्स तो आप लेते रहे, आपने खर्च कहाँ किए? एग्जैक्टली ये है, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि कहाँ ये तो नैब के मुकदमे होने चाहिए। एग्जैक्टली होने चाहिए। हम तो वैसे नैब के नैब तो हमें लगता है हमारा दूसरा घर है। हमारे कौन से जरदारी की सीख, हमारे कौन से ऐसे लीडर जो नैब को नहीं भुगत रहे? नैब को थी दाल में पाओ, कारपेट के नीचे मट्टी छुपाओ। नहीं रहीम खान साहब तो नैब के वाले ऐसे ही थे, जमानत हुई है ना। जाकिर तरीन साहब तो वैसे ही थे, कंटेनर में खड़े होकर इनके लीडर फरमाया करते थे ये मैं बिजली का बिल जला रहा हूँ, चूंकि बिजली का बिल ज्यादा है मेरे पाकिस्तानियों, चूंकि बिजली का बिल ज्यादा आ गया आपने नहीं देना, लो मैं जला रहा हूँ, तुम भी अपने बिल जलाओ। आज ये बिल जलाते हैं तो आप क्या करेंगे? आज ना हम इनके बिल जलाएं, आज इनके पास बोलने का वक्त, इनके सांस लेने का मौका नहीं है लोगों के पास। सर आज ये बोल नहीं सकते, आप अच्छे लोग हैं, नहीं करेंगे। शुक्र, अच्छी बात है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बताते हैं, हम कहते हैं हमें पुराने पाकिस्तान में नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। इस वक्त सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब ये अपोजिशन अगर इस गिवन सिचुएशन से अपने लिए पॉलिटिकल कोई बेनिफिट तलाश करने की कोशिश करेगी, अगर हम पैसा करेंगे तो उनका हक है। अच्छा जी, हमें कब एतराज है? उनका हक है, वो सड़कों पे हैं, वो एहतजाजी मुजाहरे करें अगर अवाम उनके साथ है। और मैं आप चूंकि चौधरी हैं, एक सवाल बताइए, आप चूंकि चौधरी मुसद्दिक गुमन है, ये जो आपके फैसला साज हैं सर, ये आपने कहाँ से मंगवाए? अभी मैं कल पढ़ रहा था कि दूध फी लीटर इस्लामाबाद की इंतजामिया ने उसकी प्राइस 65 रुपीज पर लीटर रख दी। जो जरा देही बैकग्राउंड के हैं, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं क्या करूं, इस जिसने ये फैसला किया उसका फिक्री अफलास पे मातम करना चाहिए। अच्छा, एक भैंस जो है, मैंने गवाले से पूछा था, वो एक वक्त का एक टाइम का 5-6 किलो देती है खालिश दूध, तो क्या वो आपको सर्फ बना के देंगे, केमिकल देंगे? 65 रुपए में ये मुमकिन है? भाई मेरी मीटिंग नहीं, आप तो गुजर है नहीं, 65 रुपए में मेरी मीटिंग क्या पिला रहे हैं लोगों को? हमारे यूनियन काउंसिल में हमारे वो कोई एक फर्गत किस्म का ऑफिसर आया है, उसने कहा 65 रुपए लीटर, ऐसे फैसले हो। जवाब देता हूँ, हमारी यूनियन काउंसिल के साथ G6 में छापा मारा, वहां पर एसी साहब आए, उन्होंने कहा जी आप 70 रुपीज इसको सेल करें। तो वो मेरे पास आगे कहते हैं सर 105 रुपए हमारी खरीद है, 120 रुपए हम इसको सेल करते हैं, आप हमारे दूध को टेस्ट कर ले, अगर हमारा दूध में कोई पानी मिक्स है या इसमें फॉल्ट है तो मैं जुर्मदार हूँ। मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास गया, उसने कहा कि नहीं आप इस तरह करें कि वो जो सरगोदा से दूध आता है वो पता नहीं कौन सा वाला मिला हुआ वो आप सेल करें। उन्होंने कहा सर मैं तो सर मुझे ये बताइए, मैं मुसद्दिक साहब से पूछता हूं कि जो पानी की जो बोतल है मिनरल वाटर जैसे कहते हैं, उसकी प्राइस कितनी है पता है? 60 रुपए।
तो आप 65 रुपए में दूध बेचना चाहते हैं? खुदा का खौफ नहीं, कैसे लोग, ये आपकी हुकूमत का बड़ा, आपके वजीर और आपकी ब्यूरोक्रेसी आपकी जड़ों में बैठ रही है। इसमें कोई शक नहीं है जी कि ब्यूरोक्रेसी, इमरान खान साहब ने भी इसका इजहार किया कि ब्यूरोक्रेसी जो है, एक तो आपके वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जायदाद इतनी ज्यादा हो गई है कि उनका आप तजवीज करेंगे उसको, उनको नोबेल इनाम दिया जाए, इस्लामी कैलेंडर में लाएंगे। अच्छा सर 65 रुपए में मुमकिन है? ये नहीं मजाक बन गया, आपके रमजान बाजार मजाक बन गए आपकी कोई। अच्छा, कमरी कैलेंडर की जो बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर ने की है, वो कैलेंडर की तो बात ही नहीं, कीमतों पे आ जाए, प्राइस कीमतों पे आ जाए। अच्छा सर, ये जो इतवार बाजार है मेरी बात इसके ऊपर लास्ट टाइम अच्छा खासा कंट्रोल था, इस दफा नहीं है, क्या वजह है? सर मैं अपनी यूनियन मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ, मैं बाजार सर मैं जरा हुकूमत से में आता हूँ। हाँ भी कर ले गुजर साहब। क्या वजह है? ग्रिप कमजोर है सर? ग्रिप कमजोर नहीं है। पंजाब के अंदर देखें, ब्यूरोक्रेसी आपको खराब कर रही है। ब्यूरोक्रेसी देखें ना, ये शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। वो कहते हैं ये शरीफ सिविल सर्विस है, ख्याल रखें। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पिछले अदवार में शरीक जुर्म रही है सर, और वो नहीं चाहती कि ये नई हुकूमत कामयाब हो, और वो अपने जो है वो उनको टैक्टिस आते हैं, उनके हथकंडे हैं, मरकज़ में भी हैं, सूबे में भी हैं, और वो इस मौजूदा हुकूमत को कामयाब देखना नहीं चाहते। मुनीर साहब, एक राय ये है कि मईशत इतना संगीन और संजीदा सब्जेक्ट है, किसी एक हुकूमत पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये सारे बैठें और ये बैठकर कम से कम 10-15 साल की कोई पॉलिसी बना लें, मिसाक मईशत कर लें, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय कर लें। बाद में हुकूमतें आए तो एक हुकूमत आती है वो एक फैसला लेती है, दूसरी आती है वो कहती है मैं निजकारी करूंगी, तीसरी कहती है मैं, ये एक तमाशा सा बना हुआ है हर 2-4। अब तो खैर इनकी हुकूमत है, अब तो लोग कहते हैं कि कुछ पता नहीं रात तक क्या फैसला, अब तो बिल्कुल कोई कंसिस्टेंसी, हर कोई डरा हुआ है कि ये इमरान खान मालूम इंसानी तारीख का वाहिद हुक्मरान है जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, ये परसेप्शन है इनके बारे। तो ये मिसाके मईशत का आइडिया ठीक है, कम से कम सबको पता हो कि भाई पाकिस्तान में अब 10 साल ये पॉलिसी रहनी है, इसी के ऊपर हुकूमतें बदलेंगी भी तब भी यही रहेगा। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि सारी पार्टीज अगर ऑन बोर्ड हों, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे अगर एग्री कर लें, जैसे आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, बड़ी अच्छी बात है। अब एक चेंज जो असद उमर के जाने के बाद हमने देखा कि वफीर साहब ने शायद मेंशन किया कि प्राइवेटाइजेशन भी होगी। अब प्राइवेटाइजेशन के लिए देखें, प्राइवेटाइजेशन की जो फिलॉसफी है वो ये है कि एक इदारा नहीं चल रहा, सरकारी इंतजामिया में है, तो आप उसे प्राइवेट सेक्टर को दे दें, वो अच्छा चला लेगा। तो फिर इस तरह तो फिर उन इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज करना चाहिए ना जो लॉस मेकिंग है। अब जब डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात की जाती है, मेरी तो राय में रियासत के पास कोई इदारा डिफेंस के अलावा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्राइवेटाइज ही करना है तो जैसे लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है, उनकी रिकवरी 98% है, यानी वो बिल्स 98% रिकवर करते हैं। फैसलाबाद अच्छी है, पेशावर में तकरीबन 35% चोरी होती है, सखर इलेक्ट्रिक वो है सेपको, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा चोरी का में अब भी यही हालत है। हाँ जी, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन साल के नए पाकिस्तान के बावजूद वो तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोविंशियल बड़ी महंगी पड़ी उसको। तो ये जब निजकारियां होगी तो फ्रंटमैन ले जाएंगे ना सारा कुछ। अच्छा, दूसरी एक और बात है, मेरे भाई जमात इस्लामी वाले बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, 71 साल गुजर गए, एक दफा भी वफाक में ये नहीं आए। अल्लाह करे कि जितनी अच्छी खूबसूरत बातें ये कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत कभी हुकूमत भी नहीं। सर मुझे जवाब देने देंगे सर प्लीज। सर इतनी ऐसे शरीफ लोगों को ऐसे तो ना रख देना सर, उन्होंने लोगों के करप्ट और नाहल और निकम्मे बच्चे तहसीलदार भर्ती नहीं किए उन्होंने। अच्छी बात कर रहे हैं आप। मैं और बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से आए थे हमें सारा पता है सर, क्या कुछ करके आप आए थे, और इन्हीं के कंधों पे चढ़ के आए थे IGI में सर। आप ऐसे तो ना करें ना। नहीं सर देखिए, दूसरा यही इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ 5 साल इन्होंने गुजारे हैं, लास्ट 5 साल ये उनके इत्तेहादी रहे हैं वहाँ पर, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की हैं। काश उस वक्त भी अच्छे काम करते जो नज़र आते पूरे पाकिस्तान के अंदर भी। और पता नहीं क्या बात थी कि लास्ट इलेक्शन गुजरा, खैर लेकिन अब नून लीग की हुकूमत इतनी बुरी थी, सुन ले नून लीग इतनी बुरी हुकूमत थी, लेकिन फिर भी वोटों के हिसाब से नून लीग की हुकूमत सबसे ज्यादा रही। वो की सीटें हमें कम मिली, लेकिन फिर भी हमने माशाल्लाह जो बुरे हालात हमारे साथ किया, लेकिन खजाने में क्या छोड़ के गए थे ये बताएं। आप बताएं कि हम खजाने में ये छोड़ कर गए, इमरान खान ने 9 महीने में लूट के खा। जीडीपी ग्रोथ लेवल मेरे भाई बैठे हैं, खजाने में टेक्निकलिटीज में मत जाएं सर, नहीं बता खजाने में जितना हम छोड़ के गए ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से डबल हम छोड़ कर गए। ये मेरे भाई बताएंगे, फिगर्स ये मैं कोई माशियात का बोल रही हूं, मुझे बताएं, मैं बता देता हूं। फिगर्स ये है, छोड़ के एक सेकंड, फिगर्स ये है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में उतना कर्जा नहीं लिया गया जितना आपने अपने दौरे हुकूमत में लिया। चले अच्छा,
फिगर भी ये है और आपने उन पैसों से मेट्रो बनाई और फिर सब्सिडाइज सर मेरी देखें, मेट्रो बनी ना, नजर तो आई, सब्सिडाइज किया, फिर मोटरवे बनी, नजर तो आई ना, मेट्रो बनी नजर आई, मोटरवे बनी नजर आई, ग्रीन बस बनी नजर आई, जो चीजें हमारी मोदी की हुकूमत में बनी, एक्सप्रेस वे बनी नजर आई, आपको पंजाब के अंदर तरक्की नजर आई, एनर्जी क्राइसिस दूर हुआ नजर आया। तालीमी इदारे बेचे आपने, कौन से पता नहीं उन्होंने पूछ लेना। सर मेरी बात सुने आसिफ साहब, सर ये तालीमी इदारे बड़ा संगीन इशू है। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं आता हूँ, मैं तसल्ली से जरा पूछ लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। पहले भी आपने जवाब भी दे दिया, जवाब सर तालीमी इदारे पूछ तो लेने दे, फिर आते हैं। सर हमने कर दिया ना, तालीमी इदारे तो बिल्कुल तालीमी इदारे बेचे, पूछ तो लेने आ देता हूँ ना सर, पूछ तो लेने देना, फिर आपके बात। सर आप तालीमी इदारे बता दें, फिर मैं बता कौन से बेचे ना, ये तो बहुत संगीन जुर्म हुआ अगर इन्होंने तालीम को जो है ना प्राइवेटाइज किया। कह रहे बेचे कहाँ है वो बताएं ना। इदारे कौन से बेचे ये बताएं, बजट से अस्पताल और इदारे कौन से बेचे? सर इन्होंने वो सारे इदारे जो नेशनलाइज किए थे वो बेचे। सर कहाँ बेचे वही तो पूछे ना, कौन सा अस्पताल बेचा, कौन सा स्कूल बेचा, कौन सा दारा बेचा? हॉस्पिटल जो है इन्होंने कौन सा हॉस्पिटल बेचा सर, नाम ले देना ताकि पॉली क्लिनिक बेचा, पेम्स बेचा, कोई नूरी अस्पताल बेच दिया, कोई बताएं कौन सा बेचा? सर आपने अब जाहिर नहीं आप बताएं ना सर, कोई अस्पताल बता दें, कोई स्कूल बता दें, हम टीवी पे 50 करोड़ दुनिया देख रही है, हमें बताएं कौन सा बेचा? आप इस पे इस मौजूद बताएं कौन सा बेचा? ठीक वो कह रहे हैं बेचा नहीं, इनकी ऐसी आगे बढ़ी कर दिया। एक बार हो सकता पता याद नहीं कर सकता, मैं याद दिला देता हूँ, याद दिला देता हूँ। ऐसा ना करें, वो भाग नहीं रहे, वो कह रहे एक प्रोग्राम उस प्रोग्राम में रखने मैं भी आ देता हूँ, मैं भी ढूंढ के लाऊंगा कि हमने कौन कौन से दारे बेचे। ठीक है, हमने इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों में काम करवाया, ये हमने बेचा, ये हमारा कसूर है। कैट मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साथ मैं था, हम हर यूनियन काउंसिल के 8 स्कूलों में रेनोवेट किया, ये हमारा कसूर है, ये हमने बेचा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा 2.5 करोड़, सर अभी किसका नाम लिया आपने? 2.5 करोड़ बच्चे तारिक फजल चौधरी साहब की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब वही है ना जिन्होंने पूरे मोहल्ले को जलील करके तो डाइवर्जन अपने घर के सामने और ये वही है ना, ये वही है ना, इलेक्शन वाले दिन उनके घर के पास रखियाती काम हो रहा था। हमारे साथ जाति तो हर जगह हो रही है, लेकिन जवाब देने दीजिएगा सर, जवाब देने। सर इन्होंने कहा दारे बेचे, सर एक बात सुने सर, आप 2.5 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे पढ़े लिखे लोगों की तरह बहस कर रहे हैं। पढ़ाई की बात है, पढ़े लिखे की बात बच्चे, देखिए 2.5 करोड़ बच्चे सिर्फ पंजाब में। अच्छा सर मेरी बात, पाकिस्तान में भी आपकी हुकूमत थी और पंजाब में 21 साल 6 माइल की हुकूमत है, मैंने कैलकुलेटर लगाया हुआ है। आसिफ साहब जवाब देने देंगे। इन्होंने कहा दारे बेचे, इन्होंने कहा अस्पताल बेचे, इन्होंने कहा स्कूल बेचे। ठहरे एक मिनट ठहरो ना जनाब, इन्होंने कहा अस्पताल बेचे, इन्होंने कहा स्कूल बेचे। चले तो बता देंगे जो भी हमने बेचा। दूसरा मेरी बात सुने, आपने कहा ना कि नून लीग की हुकूमत ने कर्जे लिए तो क्या हुआ? नून लीग की हुकूमत ने, आप तो शोर मचाता है सर, हमने मचा लिया तो क्या हुआ? हम देखिए हमने मेट्रो बनाई, हमने ऑरेंज ट्रेन लेकर आए, हमने एनर्जी क्राइसिस दूर किया, हम कराची में अमल लेकर आए, हम ऑपरेशन अदल फसाद किया, इसने किया सर, इसको किया। आपसे पूछता हूँ भैया किसने किया? 300 अरब रुपए का ये किसने किया? ये पीटीआई की हुकूमत ने किया या जमात इस्लामी ने किया? पब्लिक सेक्टर और 350 अरब रुपए वो खसारे में थी, 350 अरब के खसारे में थी। चलिए अगर हम आपने वापस करना है सर 20 रुपए में, सर आसिफ भाई 9 अरब डॉलर हमने इस साल वापस कर दिया IMF जो कर, तो करें ना, इसके लिए और लेने हैं। दर फिर पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना इस 9 महीने के अंदर आपने वो कर्जा वापस करना है जो इन्होंने लिया सर। 9 अरब 35 साल से इस मुल्क में हुक्मरान रहे, उनका लिया हुआ कर्जा। सर आप तो ये तो फिर आप ऐसे कह रहे हैं कि हमने इतना सत्यानाश कर दिया कि आप ठीक करके दिखाओ। मैं बताता हूं सर, हम इतने नाअहल थे, हम इतने नाअहल लकबे थे सर, हम इतने कह रहे हैं कि हम वो कुछ करके गए हैं कि आप ठीक करके दिखाओ, करके बताओ। हम इतने निकम्मे नाअहल थे ना, हम इतने निकम्मे नाअहल थे। आप इनसे एक सवाल ये पूछिए जो पब्लिक की चीजें वो बताएं, एक चीज ये पूछिए कि हम इतने निकम्मे नाअहल थे तो आप अपने तमाम पुराने क्लिप्स उठा के देख ले। 70 साल पहला बजट देना है सर, 60 साल देखिए, पहला बजट भी नहीं दिया। वहां जूते मारेगी इनको, देख लीजिएगा आप, यकीन माने जूते मारेगी इनको। जिस आवाम ने 35 साल को बर्दाश्त किया ना, जिस आवाम ने बड़ी सबर करने वाली 9 माह में सर कर्जा ले लिया सर।
जितना 60 सालों में कर्जा हुआ है इतना 9 माह के अंदर दूसरा बात सुने, दूसरा बात मैं ये फिगर्स कहां से लाते हैं आप? इतना 60 साल में लिखा है, 9 माह में लिया। यहाँ पर टीवी चैनल पे लोग हमें देख रहे हैं, नॉन फॉलोअर शख्स है, मूवमेंट देख सकते इनको तो नून लीग का फोबिया हो गया ना। गुजर साहब मेरे एक सवाल का जवाब गुजर साहब दें कि जितनी हुकूमतें रही हैं, आपने तालीम का बजट कितना बढ़ाया, आपने सेहत। सर ये बड़ा लंबा सवाल हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, मैं बता ये बड़ा लंबा सवाल हो जाएगा। मुख्तसर बात, एक मिनट रह गया हमारा, डाइग्रेस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, लेकिन एक मुख्तसर बात ये कि जितना पंजाब में एजुकेशन पे पेफ ने काम किया ना, वो बड़ा फिनोमिनल काम है। वो इसको बाकायदा इंटरनेशनल एजेंसीज ने रिकग्नाइज किया है। वो उसमें हम बहुत सारे उसमें अगर आप वो इल्म आइडियाज की जो अगर आप रैंकिंग भी पढ़ लें तो बहुत फिनोमिनल काम है। वो बात ठीक है, जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वो बनता है। पीएमएलएन ने बहुत काम किया। अच्छा बाकी नहीं, जो बात सच है वो तो बोलनी चाहिए ना। मैं जमात इस्लामी के भाई को बता रहा हूं। अच्छा दूसरी चीज ये जो डेट की बात की है ना, ये जो बेसिकली मेरे पास पॉलिसी स्टेटमेंट है 2008 से 18 से 19 तक। 2008 में जो हमारे गवर्नमेंट के जो डेट थे ना जी, वो 3000 अरब थे और 2017 में 14000 अरब। तो हमारा जो टोटल डेट था 2008 में वो 6000 अरब था, अब वो जाके 2017 में 25000 अरब। अब ये अब देखिए ये जो फिगर है ये तो अब देखिए आपने लिया जी, अच्छा देखिए दूसरी बात ये एक और जो नेशनल लेवल की जो चीज है ना, देखिए एक और जो नेशनल लेवल की चीज है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे अवेलेबल है बाकायदा। इसका नाम भी अगर आपको चाहिए तो ये कहलाता है डेट पॉलिसी स्टेटमेंट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी हमारा। 19,000 अरब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में लिया गया जी, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने 9 महीने में क्या कर लिया। मैं अगर जान के मान पाऊँ तो इसको इंटरप्रेट करूँ तो इसका मतलब यही है कि जो सत्यानाश हम करके गए उसको ज़रा 9 माह में ठीक तो करके दिखाओ। अल्लाह हाफिज़।